नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां नकली दूध बनाने वाली राधा डेयरी पर मारा गया छापा, कहां सहारा जी अनोखा कंपनी ने गोलमाल कर हड़पे लाखों रुपए और कहां अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम एवं कानून व्यवस्था व सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रभावित होकर उनकी तस्वीर का पेंसिल स्केच बनाकर क्षेत्राधिकारी कार्यालय आकर उनको भेंट किया गया। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भिंड में मिलावटखोरों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। ग्वालियर की एसटीएफ टीम ने कार्रवाई की। नकली दूध बनाने वाली राधा डेयरी में छापा मारा। भारी मात्रा में मिलावटी दूध बनाने के केमिकल बरामद किए गए। 50 किलो आरएम केमिकल, 19 टीन रिफाइंड सोयाबीन, 7 किलो कॉस्टिक सोडा, 15 पाउच शैम्पू, दूध बनाने का घोल, मेल्टोस पाउडर, न्यूट्रलाइट रिफाइंड ऑयल की 19 खाली टीन, 2 गैस चूल्हे, गैस सिलेंडर सहित भारी मात्रा में सामान जब्त किया गया। बता दें कि यहाँ सालों से नकली दूध बनाने का काला कारोबार चल रहा था। कई बड़ी कंपनियों में यहाँ से दूध जाता था। मिलावटी दूध बनाने वाले कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिटी बाबूगढ़ में सहारा जी अनोखा कंपनी पर महिलाओं ने आरोप लगाया कि 6 साल पहले हजार रुपए की किस्त के माध्यम से रुपए लिए गए थे, जिसमें कंपनी संचालनकर्ता के माध्यम से बताया गया था कि 6 साल बाद उनके रुपयों को ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा। लेकिन कंपनी के द्वारा ऐसा नहीं कर उल्टा पीड़ितों को धमकाया गया। उसके बाद लगभग दर्जनों महिलाओं व पीड़ितों ने थाना परिसर पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया और दबंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जमा हुए रुपए को वापस लौटाने की गुहार लगाई। लक्ष्मी जी, क्या हुआ है आपके साथ? जो सहारा कंपनी है जी, उन्होंने हमारा पैसा कितना ले गए, 2-2 हज़ार रुपये महीना से। वो कह रहे थी मैं जिम्मेदार हूँ, सुनील उसका नाम है। उन्होंने कहा कि 6 साल होने पर तुम्हारा पूरा पेमेंट मैं दूंगा, चाहे अपने स्कूल बेचू, चाहे घर बेचू, चाहे मकान बेचू। और वो नाम रहा है, उसके घर पर गए, कंपनी बंद हो गई है। तो कह रहा कि कंपनी बंद हो गई। आज आप थाने पे आए हो, किस लिए आए हो यहाँ पे? मैंने पाया जी एप्लीकेशन लिखवाने उसको कंपनी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित है और हम एक मजदूर आदमी हैं। हमारे पास एक व्यक्ति ने कमेटी डाली थी। हमने उसके पास में जो उसका नली बरखंडे का रहने वाला है, सुनील उसका नाम है। और सर हमसे 2,000 रुपये महीना के ठक्कर ले जाता था और उनका 4-5 जनों का ग्रुप है। कंपनी का नाम बता रहा है सहारा। और सर हम मेहनत मजदूरी करके कैसे तैसे अपने 2-2 हज़ार रुपये जमा करते थे और सर हमसे लाखों रुपए ठग लिया। और हम उससे पैसा मांगने गए तो सर हमें बदमाशी दिखा रहा, हमारे साथ मारपीट कर रहा। कह रहा है कि मैं अपनी घरवाली का तुम्हारे ऊपर केस लगवा दूंगा। और सर हमें वहाँ से भगा दिया गया। ना ये हमें कुछ पैसा दिया, ना ये हमें कुछ कहा। हमने आकर थाने में कंप्लेंट कराई है। अब देखो इससे आगे होता क्या है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के निचलौल तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा शीतलापुर भट्टी टोला निवासी 12वीं कक्षा के छात्र युवा कलाकार आनंद कुमार भारती ने क्षेत्राधिकारी निचलौल सुनील दत्त दुबे के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम एवं कानून व्यवस्था व सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रभावित होकर उनकी तस्वीर का पेंसिल स्केच बनाकर क्षेत्राधिकारी कार्यालय आकर उनको भेंट किया। वहीं क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त दुबे ने इस युवा छात्र कलाकार से प्रभावित होकर उसकी सराहना करते हुए कहा कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक पिछड़े गांव के बालक की प्रतिभा से मैं बहुत प्रभावित हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह बालक अपनी प्रतिभा से अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचे तथा क्षेत्र का नाम रोशन करे। ये बड़े गौरव की बात है कि ये आनंद कुमार भारती जो कच्ची 12वीं का छात्र है, हमारे निचनौल के बहुत पिछड़ा क्षेत्र शीतलापुर का निवासी है। ये कार्यालय में आकर पुलिस द्वारा उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर इसने मेरी तस्वीर का एक पेंसिल स्केच बनाकर उनको भेंट किया। इस छात्र की प्रतिभा को देखकर बहुत ही हर्ष हुआ। गौरव का विषय है कि ये छात्र देश में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच सके। ये मजदूर का बेटा है, इसके लिए जो भी आर्थिक मदद होगी उसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे और चाहेंगे कि इस क्षेत्र का नाम ये रोशन कर सके। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वर्ष 2018 के बाद छात्र संघ के चुनावों पर सरकार ने यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया कि इन चुनावों के कारण दंगे फसाद और झगड़ों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या
विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वाद विवाद नहीं होता तो फिर छात्र संघ के चुनाव में प्रतिबंध क्यों? यह कहना है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं का, जिन्होंने आज जिला सचिवालय पहुंचकर सरकार की छात्र और शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी छात्र नेताओं और सदस्यों की माने तो इनकी सबसे प्रमुख मांग यह है कि छात्र संघ के चुनावों को बहाल किया जाए। साथ ही साथ दूसरी मांग है कि सरकार ने जो चिराग योजना चलाई है उसे या तो बंद किया जाए या उसमें संशोधन किया जाए, वरना सरकारी स्कूलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चिराग योजना के तहत बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाएगी और उनकी फीस भी भरेगी, तो करोड़ों से बनाई गई स्कूली इमारतों का क्या होगा और क्या होगा सरकार के मॉडल स्कूल का। इसीलिए सरकार शिक्षा का निजीकरण बंद कर सरकारी शिक्षा का प्रचार प्रसार करे ताकि पंक्ति के आखिर में खड़े बच्चे को भी शिक्षा का अधिकार मिल सके। मैडम क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन कर रहे हैं? तृप्ति सैनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज जो विद्यार्थी परिषद पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थियों के हितों का जिस प्रकार हरियाणा सरकार की कुछ नीतियों के द्वारा जो हनन हो रहा है, उनके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रेवाड़ी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है कि जिन नीतियों से विद्यार्थियों को नुकसान है, उनका हनन किया जा रहा है, उनको वापस लिया जाए या फिर उनके अंदर उचित बदलाव किए जाएं जिनकी वजह से छात्रों का जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। जैसा कि अभी विद्यार्थी परिषद का जो विशेष मुद्दा है छात्र संघ चुनाव, और इसी के साथ साथ में जो चिराग योजना जो अभी लाई गई है सरकार के द्वारा, उसके अंदर जो सरकारी स्कूल हैं उन सभी को एक तरह से अगर देखा जाए तो पूर्ण तरह ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो शिक्षा है उसका पूरी तरह से निजीकरण कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूलों के अंदर भेज दिए जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट उनकी फीस पे करेगी। तो धीरे धीरे उन सरकारी स्कूलों का जो भी पिछले 7 साल पहले भी सरकार के द्वारा खोले गए थे, उन मॉडल स्कूल का, बाकी उन स्कूलों का सरकार क्या करेगी जब उन सभी स्कूलों के अंदर विद्यार्थी कम हो जाएंगे। पहले भी पिछली योजनाओं के अंदर भी सरकार ने जिन स्कूलों के अंदर विद्यार्थी की संख्या कम हो गई थी उन स्कूलों को बंद कर दिया है। और अगर इसी तरह सरकार अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की अगर फीस पे करके प्राइवेट स्कूलों के अंदर अगर उनका एडमिशन कराती रहेगी, उनकी इसी तरह फीस भरती रहेगी, तो सरकारी स्कूलों का आने वाले समय में क्या होगा, ये सब बातें, अगर जितना फंडिंग अभी सरकारी स्कूलों को बनाने में और इतना सब हुआ है, उन सब चीज़ों का सरकार करेगी क्या? ये विद्यार्थी परिषद का सबसे बड़ा सवाल है कि आगे जो सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों को या तो वापस ले या फिर इनके अंदर उचित बदलाव हो जिनसे जो विद्यार्थी हैं उनका हनन ना हो। तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मांग नहीं मानती है सरकार तो अगला कदम हो तो क्या होगा? अगर सरकार द्वारा अपनी वापस नहीं लिए जाते हैं तो विद्यार्थी परिषद इसी तरह, जैसे कि अभी भी पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर जिले स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इनको लगातार इसी तरह जारी रखा जाएगा और बड़े स्तर के ऊपर हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। क्या जी? आज हमारी हरियाणा सरकार के सामने 2 मुख्य मांगे हैं। वर्ष 2018 के बाद प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। हमने पहले भी ज्ञापन दिया है कि छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए जाएं। तो सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे चुनाव किया जाए, और दूसरी है कि पिछले 7 सालों से लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जो रिक्त स्थान पड़े हुए हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, उनकी पूर्ति सरकार कर नहीं पाई है। और एक चिराग योजना आई है जी, उस चिराग योजना में ये है कि सरकार ने निजी संस्थानों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। उसमें सरकार ने ये कहा है कि हम आपको पैसे देंगे, आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओ। तो हम ये चाहते हैं कि पिछले काफ़ी समय से जो मॉडल संस्कृत स्कूल बने हैं और अच्छे सरकारी संस्था बनी है, फिर वो कहाँ जाएंगी? तो हम ये चाहते हैं कि चिराग योजना को या तो प्रारूप है उसका सबके सामने अच्छे तरीके से पेश किया जाए, और क्या ये सरकार ख़त्म हो जाएगी उसके बाद चिराग योजना लागू रहेगी या नहीं रहेगी, ये स्पष्ट रूप से बताया जाए। क्या रहेगा आगे? आगे चिराग योजना स्थायी रूप से लागू रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, आपका प्रोटेस्ट किस तरह से रहेगा, क्योंकि ये तो खत्म तो करने वाली नहीं है गवर्नमेंट जब लागू। नहीं, हम प्रदर्शन लगातार अपना जारी रखेंगे जी। सरकार को ये जो चिराग योजना है इसको वापस लेना पड़ेगा। आज मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेल संयोजक है। आज जो ये प्रोटेस्ट है हमारा, ये हरियाणा सरकार के खिलाफ है। सिर्फ 2 मांगों को वैसे तो कई मांगे हैं, मुख्य मांगे तो, पर इसमें सिर्फ 2 मांगे। पहली मांग ये है कि हरियाणा में 2018 के बाद छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए थे। सरकार का कहना है कि इन चुनावों के अंदर लड़ाई दंगे होते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव में तो लड़ाई दंगे नहीं होते हैं? सरकार ये चाहती है कि जो युवा लोग हैं जो राजनीति में आने चाहिए उनको किसी तरीके से रोका जाए। तो पहली मांग तो ये है कि सरकार से कि हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। दूसरा, जो भी सरकार जो चिरंजी योजना लेकर, चिराग योजना जो लेकर आई है अभी हरियाणा के अंदर, उसमें ये है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है।
वो सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में भेजकर उनकी फ़ीस पे करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या सरकारी स्कूलों की फ़ीस जो अगली सरकार आएगी क्या वो भी पे करेगी? दूसरी बात, जब सरकार केवल फ़ीस पे करेगी, उसके बाद जो अलग फंड है, जो बस फ़ीस है, किताबों की फ़ीस है, ड्रेस की फ़ीस है, फ़ाइन है, क्या वो भी प्राइवेट स्कूलों की सरकार पे करेगी? और यदि सरकार कल को सरकारी स्कूलों को बंद कर देगी तो रोज़गार कहाँ जाएगा? दूसरी बात ये है। इसके अलावा एक और बात हम इसमें देखते हैं कि जो सरकार ने मॉडल स्कूल खोल रखे हैं, फिर वो क्यों, उनका क्या होगा उन मॉडल स्कूलों का? उनमें भर्तियाँ नहीं है। तो सरकार से निवेदन यही है कि जो मॉडल स्कूल है उनको बढ़ाया जाए और उनमें जो भर्तियाँ हैं, उनमें जो अध्यापकों की भर्ती है उन्हें पूरा किया जाए, ताकि मॉडल स्कूल दोबारा से चल सके और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा ना दिया जाए। सरकार आपकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो अगर यदि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो पूरे हरियाणा प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे और इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मामला शहडोल बुढ़ाल बाईपास कटकोना पेट्रोल पंप के सामने का है, जहां हाईवे से लगे दुकान के पास हीरालाल सोनी नामक व्यक्ति हाईवे के पुल को बांधने की फिराक में है और इसी पुल से लगभग सैकड़ों घरों और अन्य प्रकार के जल का विसर्जन एक तालाब में जाकर होता है। हीरालाल नामक व्यक्ति ने हाईवे से महज कुछ ही दूरी पर जमीन को लेकर उसमें कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है। उसके सामने ही पुल है जो कंस्ट्रक्शन से जल अवरुद्ध हो रहा है और आसपास के घर और दुकानों में उसके कंस्ट्रक्शन के कारण पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे उनके घरों व दुकान ढह सकते हैं। उक्त मामले की शिकायत फरियादी भूपेंद्र यादव ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्थानीय तहसील व थाना प्रभारी को दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भाई साहब आपका? भूपेंद्र यादव। ये कौन सी जगह है? कटकोना। हाँ, क्या समस्या हो रही है आपको? सर ये जो बगल में नाली निकला हुआ वो ब्लॉक हो रहा है, उसके वजह से मेरी बिल्डिंग गिर गई सर। अच्छा, कब से हो रही है ये? करीबन सर जब से बरसात लगा हुआ। नाली कहाँ पे बना हुआ है? ये नेशनल हाईवे का 43 नंबर रोड पर है, सामने दिख रहा है। तो उसमें आपको क्या समस्या हो रही है? जैसे हाईवे में नाली बना हुआ है तो पानी तो फ्लो हो रहा होगा, निकल रहा नहीं होगा। सर, वो ब्लॉक कर दिया है, सामने कंस्ट्रक्शन खड़ा करके वो मान नहीं रहा है, नाली को ब्लॉक कर दिया है। उसके वजह से क्या पूरी बिल्डिंग में आप जाके देख लीजिए, सारी बिल्डिंग ध्वस्त होने का घर पे है। किसके बिल्डिंग ध्वस्त होने का घर पे है? मेरा खुद का सर। कहाँ पानी का रिसाव हो रहा है? पूरे बिल्डिंग के जितने भी नीचे के पार्ट्स हैं, कमरे हैं और आंगन है, पूरे कमरों में सब पानी। कंस्ट्रक्शन बगल से कौन कर रहा है? सोनी जी है, हीरालाल सोनी सर। और कौन है? सिर्फ वही बस है? नहीं, नर्मदा प्रसाद पटेल है। अच्छा, दोनों कर रहे हैं सर? हाँ, तो जैसे पानी का बहाव हो रहा है बगल से, आपकी जमीन के बगल से कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो इसको लेकर के आपने कहीं शिकायत की है क्या? जी सर, उसकी सूचना कहीं आप दिए हैं? जी सर, मैंने माननीय तहसीलदार को और सर कलेक्टर सर को और थाने में जहाँ मेरा हो सका सर वहाँ मैंने दिया हुआ लिखित पे, और उनका रिसीव भी मेरे पास पड़ा हुआ। तो इन सभी जगह से अभी तक आपको क्या रिस्पांस मिला? कोई रिस्पांस नहीं मिला सर अभी तक। मतलब तब से अभी तक वहाँ से कोई आया, कोई अधिकारी, संबंधित अधिकारी, कोई संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। तहसील, थाना, कोई नहीं आया। तहसीलदार से मोबाइल से भी बात हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया है आने के लिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर मैं चाहता हूँ कि ये रोड ध्वस्त न हो और सामने में बिल्डिंग ध्वस्त न हो सर, ये चाहता हूँ। वो भी अपना मतलब जो आके देख लिया जाए, जो नुकसान है तो मौका बार पे देख के नुकसान ना हो सक, ना रोड का नुकसान हो ना मेरा नुकसान। आपकी मेन मंशा ये है कि जो पानी का फ्लो है उसका ऐसे व्यवस्था किया जाए कि मतलब आपका घर भी रिसाव से बचा रहे जी सर, और पानी भी निकल सके। जी सर, यही चाहता हूँ सर। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। औरंगाबाद के महाराजगंज रोड में विशाल मेगा मार्ट का शुभारंभ आज हुआ। बातचीत के दौरान विशाल मेगा मार्ट औरंगाबाद के स्टोर मैनेजर कुलदीप सिंह ने बताया कि एक ही छत के नीचे विशाल मेगा मार्ट में ग्राहकों के लिए सारी चीज उचित दाम पर मुहैया कराई जाती है, जो लगातार कई सालों से अलग अलग शहरों में स्टोर के माध्यम से लोगों तक सुविधाएं उचित मूल्य पर पहुँचाती है। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो अभी औरंगाबाद बिहार में एक विशाल मेगा मार्ट का अभी ओपन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। तो हमारे साथ हैं स्टोर मैनेजर श्री कुलदीप सिंह जी। तो आइए जरा इनसे जानते हैं कि जो विशाल मेगा मार्ट जो शुरू हुआ है तो आखिर क्या लक्ष्य लेकर आए हैं। नमस्ते टू एवरीवन, विशाल मेगा मार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह, स्टोर मैनेजर विशाल मेगा मार्ट औरंगाबाद। विशाल मेगा मार्ट का स्टोर हमारा 18,000 स्क्वायर फीट का है। औरंगाबाद पावन धरती है, यहाँ पे बहुत अच्छा कस्टमर है
और हमारे पास कपड़े से लेके ग्रॉसरी से लेके सभी आइटम एक छत के नीचे आपको मिलेगा। जो हमारा बच्चों का मिनिमम प्राइस का कपड़ा होता है 79 से स्टार्ट होता है, मेंस का लेडीज़ का 99 में आपको कपड़ा मिल जाएगा, जो कहीं मार्केट में नहीं मिलता है। विशाल का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कपड़ा है। ग्रॉसरी में भी है, हमारे पास बहुत सारे ऑफर रहते हैं। अभी जैसे फिलहाल में ओपनिंग ऑफर चल रहा है, 1000 की बाइक पे करेंगे तो आपको 1 किलो चीनी फ्री होगा। आप 2500 की खरीदारी करेंगे आपको 1 किलो चाय पत्ती फ्री है। आप 5000 की शॉपिंग करेंगे तो आपको 5 किलो चावल फ्री है, बासमती चावल। और आप 7.5 या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो आपको 1149 का प्रेशर कुकर फ्री है। और 1 किलो चाय पत्ती पे 6 किलो चीनी फ्री दे रहे हैं। हम दरभंगा में मिठास बांट रहे हैं। आप आइए खरीदारी करने और फ्री ले जाइए, चीनी ले जाइए, बहुत सारे ढेर सारे गिफ्ट फ्री ले जाइए। तो ये बताइए कि बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारा कंपटीशन में जैसे विशाल मेगा मार्ट भी औरंगाबाद में ओपन हुआ, तो इसको आप कैसे लोगों तक सुचारू रूप से पहुंचाएंगे? इसके लिए हमारा 2 अनाउंसमेंट चल रहा है और डोर टू डोर एक्टिविटी हम करते हैं और न्यूज़पेपर में भी हमने ऐड डाला हुआ है। कंपेयर टू अदर हमारे कंपटीटर हैं जो सब मैक्सिमम कपड़े का है या फिर ग्रॉसरी का है। कोई भी एक ऐसा आउटलेट, एक दुकान, एक शोरूम ऐसा नहीं है जिसमें सब कुछ मिले। विशाल में कपड़े से लेके फर्नीचर से लेके घर के बर्तन, खाना पीना, नहाना सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे। कितने स्टाफ हैं टोटल? हमारे यहाँ पे 40 स्टाफ है। 40 स्टाफ हैं। तो विशाल मेगा मार्ट जो है वो कहाँ की कंपनी है? विशाल मेगा मार्ट दिल्ली का कंपनी है। दिल्ली की कंपनी है। ऑल ओवर इंडिया में हमारे 540 स्टोर हो गए हैं। सभी स्टेट में हैं, सभी में हैं। बिहार में ये 27वां स्टोर है। फेस्टिवल के समय में आपने इसको शुभारंभ करने का जो रखा है, तो शुभारंभ भी जैसा आज हो चुका है, तो ये बताइए कि फेस्टिवल के टाइम में जो शुरू हुआ है तो लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को संदेश है कि जो भी उनकी ज़रूरत है, जिसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता था या अलग अलग दुकान घूमना पड़ता था, वो आपको विशाल में एक छत के नीचे सब अवेलेबल होगा। आपका दुर्गा पूजा आ रहा है, दशहरा आ रहा है, जो भी फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रहा है, उसके लिए विशाल ने इसीलिए ओपनिंग किया है त्यौहार से पहले कि सब लोग आके खरीदारी करें। एक ही छत के नीचे विशाल मेगा मार्ट, MG रोड, औरंगाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ कुलदीप सिंह जी, जो स्टोर मैनेजर हैं विशाल मेगा मार्ट के, जो अभी शुभारंभ हुआ है औरंगाबाद में, जो सब बता रहे थे कि एक ही छत के नीचे जो है काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर संगम है, और जिसके कारण लोगों को काफ़ी आसानी रहेगी। और जहाँ तक कीमत की बात है तो दूसरे जो भी हमारे कंपटीटर हैं उससे हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे हम लोग बिल्कुल अलग दें और लोगों तक बहुत सुचारू रूप से इस चीज़ को पूरी ईमानदारी के साथ पहुँचाएं। धन्यवाद। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। बीती रात खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टर के मृत घोषित करने के बाद परिजन मृतकों को अपने घर हजरतपुर थाना क्षेत्र के गाँव आजमपुर ले गए। वहीं लोगों के ज्यादा समझाने पर परिजनों ने एक ही शव मृतक प्रियंका का पोस्टमार्टम करवाया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मवीर सिंह। क्या हादसा हुआ है आपके परिवार में? ये कल शाम के लिए लगभग 7 बजे यहाँ से दातागंज से बदायूं के लिए गए थे, खाटू श्याम मंदिर पूजा करने के लिए गए थे। पूजा करने के बाद ही वापसी में आ रहे थे, दातागंज के पास गनगोला गांव पड़ता, वहाँ पे अचानक गाड़ी की स्टीयरिंग फेल होने से गाड़ी डिसबैलेंस हुई और पेड़ से टकराई गाड़ी। उसमें लोगों की काफ़ी चोट आई और 2-3 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में कितने लोग थे और किन किन की मौत हुई है? गाड़ी में 7 बच्चों से 7 लोग थे। एक बच्चे की चोट नहीं आई, हल्की सी आई एक के, और प्रियांक और दूसरा रुचि, प्रशांत की वाइफ। जी। अब प्रशांत का लड़का बड़ा वाला, उसकी मौत हो गई। घायलों को कहाँ भर्ती कराया गया? मैं यहाँ से दातान से हॉस्पिटल से वहाँ रेफ़र किया बदायूं के लिए। मैंने कहा बदायूं नहीं ले जाएंगे, अब सीधे मैं मरीज ले जा रहा हूँ सिद्धविनायक में। तो बोले वहाँ ले जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ ले जाओ। वहाँ 2 के लिए मृत्यु घोषित कर दिया और प्रियांक की लगभग 3 बजे मौत हुई है। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट।
राजस्थान के जनपद जालौर के गांव सुराड़ा के रहने वाले इंद्र मेघवाल के हत्यारे को फांसी और परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दिलाने के लिए यूपी के बुलंदशहर में सैकड़ों दलितों ने कैंडल मार्च निकाला। इंद्र मेघवाल की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कैंडल मार्च भूर से शुरू होकर काला आम, शहीद चौक, धमेड़ा अड्डे होते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अंसारी रोड चौराहा पर समाप्त हुई। आज ही प्रोटेस्ट हुआ है, तो किस बात को लेकर हुआ है और क्या आपकी मांग रही है? देखिए, सबसे पहले तो आभार आपका, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारी आवाज़ें जो है घर घर तक पहुंचाती नहीं है, लेकिन ये जो है खबर अभी तक आपने यहाँ पहुंचने का काम किया। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट था, सबसे पहले तो इसका नाम था कैंडल मार्च और बहुजन जागो मार्च, जिसकी शुरुआत हमने गाजियाबाद से की थी और आने वाले समय में और भी जगह प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमने किया किस लिए? कारण ये था कि राजस्थान के जालौर ज़िले के विद्यालय में एक 9 साल का युवक मासूम, इसको मैं इतनी सी बात पर उसके ही शिक्षक ने पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी, क्योंकि उसने अपने शिक्षक की मटकी से पानी पी लिया। आज़ादी के 75 साल बाद इस देश के प्रधानमंत्री, मैं नाम लूँगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, ऐसे झूठे प्रधानमंत्री जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75वां, लेकिन उन्हें राजस्थान के जालौर जिले की घटना जो पूरे देश और विदेश तक एक बड़ा रूप ले चुकी है, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं पूरे देश और विदेश तक, लेकिन उनकी चुप्पी नहीं टूटी। एक ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने परिवार को सांत्वना देने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद जिस परिवार से 9 साल का हंसता खेलता मासूम चला गया, उसी के परिवार पर वहाँ के प्रशासन ने, गहलोत की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, हम हमेशा से कहते हैं कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि एक सांपनाथ है दूसरा नागनाथ है, किसी ने भी हमारा भला नहीं किया, तो वहाँ भी उन्होंने ये परिणाम दिए कि भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है। उन्होंने उस परिवार पर जो न्याय के लिए दर दर भटक रहा था, उस परिवार पर गहलोत सरकार की पुलिस ने लाठियाँ बरसाई। ये जुल्म हम लोग याद रखेंगे और इस जुल्म को, इस दर्द को मैं और हमारे तमाम साथी अपने समाज के बीच इस जुर्म को, इस दर्द को बताने निकले कि आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी वो दलित समाज, जिसके रहबर, जिसके मसीहा बाबा से अम्बेडकर को कभी मटका नहीं छूने दिया गया था, और आज वही प्रकरण राजस्थान के जालौर जिले में हुआ कि एक 9 साल की युवक को मटका नहीं छूना। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी, देखो, मुख्य रूप से तो यही मांगे थी कि जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हमारी जो मांगे थी वो ये थी कि उस युवक के परिवार को सबसे पहले मुख्य मांग की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि आज भी वही हुआ जैसे हाथरस में बलात्कारियों के पक्ष में पंचायतें की जा रही थी, इसी तरह आज भी राजस्थान के जालौर जिले में उस सवर्ण शिक्षक के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं और वहाँ धमकी दी जा रही है। एक बुढ़ाऊ जो है वो ये कह रहा है कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम भी जा सकते थे, इसका मतलब वो सीधे सीधे मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मेरी तो ये सबसे पहली मुख्य मांग है कि उस परिवार को सुरक्षा दी जाए। दूसरी मांग ये कि अधिक से अधिक जो मुआवजे की मांग वहाँ रखी गई है, उस मुआवजे की मांग को पारित किया जाए। तीसरा ये कि उस शिक्षक को कोई सजा नहीं, सिर्फ फांसी की सजा, इसी की हम मांग कर रहे हैं। इससे पीछे ना हम हटने वाले थे, ना कल हटेंगे, ना आज हटेंगे। उस परिवार के हम लोग साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमें सिर्फ फांसी की सजा उसके लिए चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। जय भीम। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। शिकोहाबाद नगर के मोहल्ला खेड़ा में एक युवक की पड़ोसियों ने ही पीट कर हत्या कर दी। जानकारी होने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया गया। देर रात हुई इस हत्याकांड से मोहल्ले में दहशत फैल गई। वहीं पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। बताया गया है कि हत्या आरोपी भी अपने मकान में अंदर कुंडी लगाकर बंद है। क्या हुआ यहाँ? झगड़ा हुआ यहाँ कह रहे तो मारूंगा, मारोगे? अच्छा, तो क्या मारा उनके? अब ये तो मुझे पता नहीं क्या मारा। नहीं, कैसे मारा? डंडे से मारा क्या? डंडे मारे। डंडे मारे? किस किस ने मारे? अब राम गुलाड़ियाँ हैं, उदयवीर है, राम भरोसे हैं, एक लड़की ने मारा। लड़कों ने? हाँ, लड़कों ने, लड़कियों ने। क्यों मारा? क्या कारण क्या था? अब मुझे जो नहीं पता। अब मैं तो अपनी रात की कोई विवाद हुआ हो, कोई वैसी कोई चीज से झगड़ा पकड़ा? नहीं, चारपाई भी जरी पड़ी है, क्या हुआ? ऐसा था, इनने वो कर दी ना। अब तो मना करते थे, तुम छत पर मत टहलो ना, नीचे टहलो, अपने अंदर लेकर जा रहे हो, कहीं मारा ही वही पढ़ रहे हो, हमें वो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम अब चले गए। ये चारपाई किसने जला दी? ये राम भरोसे मोड़िन ने।
सूचना मिली 6:30 के आसपास कि जो पेड़ा मोहल्ला है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति राम गोपाल सौरभ कुमार से इसकी जो है बॉडी पड़ी हुई है। यहाँ पे आने पता चला कि कुछ लोगों ने रात में ही 11 बजे के आसपास इसको पीट के हत्या कर दी है। तो अब इसकी जांच की जा रही है, कुछ लोगों को पकड़ा गया है। जल्दी ही जो है सारे तथ्य प्रकाश में आएंगे और जैसे ही तहरीर मिलती है अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की जो भी विधि कार्रवाई है उसी के अनुसार की जाएगी। सिकोहाबाद में खेड़ा मोहल्ले में एक राम गोपाल नामक 40 वर्षीय युवक के मृत्यु की अप्राकृतिक स्थितियों में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस बल के द्वारा फोरेंसिक टीम के साथ तत्काल मौके का निरीक्षण किया गया, सारी चीज़ों की जानकारी की गई और इस घटना के संदर्भ में तहरीर भी प्राप्त हो गई है। इसमें कुल 7 लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जिसमें से 4 लोग मिले हैं जिनसे हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। शेष 3 लोगों की तलाश की जा रही है। पूरे घटना की बड़ी बारीकी से छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो पाया गया है उसमें पाया गया है कि मृतक के द्वारा कुछ गलत हरकत किए जाने से उसके पड़ोस में ही रहने वाले उसी के बिरादरी के कुछ लोगों के द्वारा उस पर आपत्ति किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। सर, जिस तरह फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कन्नौज में पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान बच्चे खोने वाले परिवारों की खुशियां लौटा रहा है। यहां पुलिस ने 10 दिनों में 15 लापता बच्चों को बरामद कर उनके परिजनों को सौंपा है। एसपी अंकुर अनुपम सिंह खुद पूरे अभियान की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जिले के सभी लापता बच्चों और किशोरियों को बरामद किया जाएगा। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि घटना 16 तारीख को जो सुबह 6 बजे स्कूल से के लिए घर से रवाना हुए स्कूल के लिए। ये स्कूल ना पहुंचते हुए ये तीनों लोग मतलब खाटू श्याम राजस्थान के लिए ये रवाना हो गए बगैर मेरे कहे सुने से बताए। अध्यक्ष महोदय, कप्तान साहब, टीम सौरिक अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष, इनकी टीम ने इनको 18/8/2022 को सुबह 6 बजे राजस्थान खाटू श्याम से बरामद कर दिया। मैं कप्तान साहब व सौरिक की टीम थाना अध्यक्ष को धन्यवाद देते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव दुबे। आपका पुत्र गायब हो गया था जी। कब गायब हुआ था? बस 14 तारीख को गायब हुआ। मिल गया है? हाँ, मिल गया है। आप जनपद के पुलिस अधीक्षक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना योगदान रहा उनका? जनपद की पुलिस का बहुत योगदान रहा मेरे साथ में और उन्होंने बहुत ही कम समय में हमारे बच्चे को क्लास पे हमको हैंड ओवर कर दिया। मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम मेरे साथ उन्होंने किया। इस्माइल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके तहत कितने किशोरियों और कितने बच्चों को अभी तक ढूंढ निकाला गया है? ये विगत 10 दिनों से जनपद पुलिस द्वारा ऑपरेशन स्माइल नाम से ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत घरों से गुमशुदा हुए बच्चों और अन्य लोगों की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के तहत विगत 10 दिनों में अब तक 15 ऐसे बच्चे किशोर किशोरियां बरामद किए जा चुके हैं और परिवारीजनों के सुपुर्द किए जा सके हैं और ये कार्रवाई अनवरत जारी है। आने वाले समय में अधिक से अधिक संख्या में इस कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जाएगा। सर जी, जो अभी तक नहीं मिले हैं उनके लिए क्या रणनीति तय की है? हर एक मामले में अलग से टीम गठित की गई है थाना स्तर पे और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारा प्रयास है कि हर वो बच्चा, हर वो किशोर किशोरी जो भी गायब है किसी वजह से, उनको बरामद करके उनके परिवारों से मिला दिया जाए। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।